Assalamualaikum girls. Hope you are doing well and hope you have enjoyed your winter vacation. So previously we have discussed chapter the English language और हमने इस English language chapter में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था English was originally a foreign language और कैसे स्टार्ट हुई स्टार्ट ऐसे हुई टू जर्मनिक ट्राइब केम इन इंग्लैंड और दो जर्मनिक ट्राइब जिनके नाम है एंजल ऑफ सैक्सन्स इन्होंने इंग्लैंड पर अपनी लैंग्वेज को इम्पोज किया। सो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज और ओल्ड इंग्लिश दोनों एक ही है। अगर आपको ओल्ड इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आए कि इंग्लिश को पहले क्या कहा जाता था तो आप कहेंगे ओल्ड इंग्लिश, तो आप उसको एंग्लो सैक्सन इंग्लिश भी कह सकते हैं। सो गर्ल्स पहले क्या था, ओल्ड इंग्लिश थी। ओल्ड इंग्लिश को किसने इम्पोज किया था? एंग्लो सैक्सन ने। इसके बाद वाइकिंग और नॉर्मन मैन आए थे, फिर वो अपनी लैंग्वेज लेकर आए थे। उनकी लैंग्वेज क्या थी? फ्रेंच थी। फिर इंग्लिश और फ्रेंच मिलके क्या बन गई? मिडल इंग्लिश बन गई। फिर मिडल इंग्लिश स्टैंडर्डाइज होना स्टार्ट हो गई। इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम कौन से डायलैक्ट इस्तेमाल करते थे? लेट लंदन डायलैक्ट इस्तेमाल करते थे। सो मैंने फर्स्ट पेज का क्विक रिव्यू दे दिया। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पेज। दिस इज़ द सेकंड पेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन से आप देख सकते हैं, मैं आप अपना पॉइंटर भी क्लिक कर रही हूँ। बाय द मिडल ऑफ द 15th century, English had developed so far toward the language we know today that it can be classified as modern English. मिडल इंग्लिश से स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आते आते इंग्लिश क्या बन गई? मॉडर्न फॉर्म में आ गई, जो कि आजकल हम पढ़ते हैं। तो आपकी बुक के हिसाब से इंग्लिश के 3 स्टेजेस है। वैसे तो बहुत सारे स्टेजेस है, लेकिन एज़ पर योर बुक इंग्लिश के 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में वो क्या थी? ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन इंग्लिश कहा जाता है। सेकंड में मिडल और थर्ड में मॉडर्न इंग्लिश। अब हमने ये स्टेजेस को पढ़ दिए, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि वो कौन से लोग थे जो इंग्लिश लैंग्वेज पे काम किया है। सो आगे हम यही डिस्कस करने जाएंगे, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पे काम किया है। अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या है? मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताया था कि इंग्लिश स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आती गई। तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म कौन सी थी? लेट लंदन डायलैक्ट्स थे। ओके, तो ये लेट लंदन डायलैक्ट्स कहाँ का इस्तेमाल किए गए, मैं आपको पॉइंटर से क्लिक कर करके बता रही हूँ। ज़रा आप ध्यान से देखना, बिकॉज आई कैन नॉट रीड होल द चैप्टर। अगर मैं इसको रीड करूँगी सो आपको बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करना चाहती हूँ, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इससे आपके क्वेश्चन आंसर बहुत कम आते हैं। अगर आप 5 ईयर उठा के देख लें, किसी एक ईयर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं सेकंड लाइन की तरफ जा रही हूँ गर्ल्स। देखिए यहाँ पे कोर्ट और किंग गवर्नमेंट में ये जो लेट लंदन डायलैक्ट है, जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इंग्लिश आ गई है, यूजुअली इट कैन बी यूज इन कोर्ट एंड किंग गवर्नमेंट। कहाँ पे यूज़ की जाती थी? कोर्ट एंड किंग गवर्नमेंट में यूज़ की जाती है, लार्जेस्ट सिटीज़ में और पोर्ट इन द ब्रिटेन इंग्लैंड को ही कहते हैं। आगे हम देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पर काम किया। सो गर्ल्स यहाँ पे देखें चौसर। मैं इसको जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। चौसर एंड गोवर, दे बोथ आर कॉन्टेम्प्रेरी पोइट। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। चौसर एंड गोवर बोथ आर द कॉन्टेम्प्रेरी पोइट। लेकिन ज़्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करने वाला है ना, वो है चौसर। गोवर ने इतना काम इंग्लिश लैंग्वेज पर किया नहीं है। सो चौसर को हम क्या कह सकते हैं? ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपके ऐसा एमसीक्यूज़ आ जाए, डैश इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी कैन कॉल चौसर इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ, क्योंकि इसने एक पोम लिखी थी। पोम का नाम भी मैं बता देती हूँ। पोम का नाम था, ये देखो मैं जूम कर रही हूँ गर्ल्स, आप ध्यान से देखना। द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। गर्ल्स, कैंटरबरी टेल्स, द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, क्योंकि इतना जूम वैसे हो नहीं रहा, बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। सो गर्ल्स, टेक आउट योर बुक एंड लुक एट योर बुक। यहाँ पे प्रोलॉग ऑफ
ऑफ द कैंटरबरी टेल लिखा हुआ है। अब ये कब इसने लिखी थी ये भी आप लोग नोट डाउन कर ले, 1400 AC में। AC का मतलब है आफ्टर क्राइस्ट, जो हम कैलेंडर अभी फॉलो कर रहे हैं ना वो आफ्टर क्राइस्ट वाला है। सो कैंटरबरी टेल लिखी गई थी 1400 में। इट मीन्स कि वो एज कौन सा था, मिडल और मॉडर्न इंग्लिश जो कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ रही थी, उस वक्त का एज है जब इंग्लिश स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ रही थी। अब आप ज़रा इंग्लिश की टाइप देखें, ये देखो, ये आपको ऐसा लग रहा है ये मॉडर्न इंग्लिश है। यू गॉन टू द कैंटरबरी गॉट यू स्पैड द ब्लेसफुल मटायर क्वाइट यू योर मैड। ये देखो कितनी अजीब सी इंग्लिश लिखी हुई है। सो ये थी मिडल इंग्लिश। और अब हम इसका मॉडर्न वर्जन भी देख लेते हैं। देखो एक्चुअली में ये कैंटरबरी टेल में क्या लिखा गया है, चौसर ने क्या डिस्क्राइब किया। चौसर ने ये पोम लिखी थी। ओके, मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ। ये इसका फर्स्ट वर्क था जो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टैंडर्डाइज फॉर्म में स्टार्ट हुआ था। अब ये स्टोरी किससे रिलेट करती है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल कहीं जा रहे होते हैं सफ़र में, और सफ़र में सब एक दूसरे को क्या सुना रहे होते हैं, स्टोरी सुना रहे होते हैं। अब ज़रा इसका मॉडर्न वर्जन हम पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यू आर गोइंग टू द कैंटरबरी। कैंटरबरी इज़ अ प्लेस नेम। ये सब ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ जा रहे हैं, कैंटरबरी में जा रहे हैं। ये मैं पोम का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। ओके, यू मे एड यू मैं द ब्लेस मटायर रिवॉर्ड यू। अब यहाँ पे पोइट थोड़ा सा प्रे अंदाज में कह रहा है कि आपकी जर्नी अच्छी हो। आई वेल नो दैट यू ट्रैवल अलॉन्ग द रोड यू प्लान टू टेल स्टोरीज। मैंने अभी यही कहा ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स एक दूसरे को क्या सुनाएंगे, दे विल रिवील द स्टोरीज ऑफ देयर लाइफ। अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज ही बताएंगे। अम्यूज योर सेल्फ फॉर ट्रूली देयर इज़ नो प्लेजर एंड मैरीमेंट इन राइडिंग अलॉन्ग द रोड एज टर्म एज एनी स्टोन and therefore I will see that you are entertained as I first said गिव यू सम प्लेजर। अब इसको मैं थोड़ा जूम वो कर देती हूँ ताकि आप ध्यान से आप देख सको। सो ग्रुप ऑफ पीपल कैंटरबरी टेल में एक स्टोरी है, पोम की स्टोरी ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ जा रहे हैं, कैंटरबरी में जा रहे हैं। और कैंटरबरी के रास्ते में जब वो जा रहे हैं ना, रास्ते में जब जैसे भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में एक दूसरे को क्या सुनाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे। सो ये इंग्लिश की शुरुआत इसी पोम से बाकायदा हुई थी, इसलिए हम चौसर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं हम। ये थर्ड पेज पर हम आ गए हैं। थर्ड पेज पे क्या मेंशन किया गया है कि मैंने आपको बताया ना 3 स्टेजेस में इंग्लिश को डिवाइड किया गया था, ओल्ड इंग्लिश, मिडल और मॉडर्न इंग्लिश। सो इन 3 में कुछ ना कुछ कॉन्क्वेस्ट हुए थे। कॉन्क्वेस्ट का मतलब ये है कि इंग्लैंड पे किसी ने कब्ज़ा किया था या हमला किया था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के बाद इसके बाद कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हैज़ एवर नो मोर फॉरेन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आइलैंड। इसके बाद कोई कब्ज़ा इंग्लैंड पर नहीं हुआ था। इंग्लिश सिर्फ 3 स्टेजेस में आपके चैप्टर के मुताबिक 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जो कि लास्ट स्टेज है ना, मॉडर्न स्टेज, वी कैन कॉल इट शेक्सपियरियन एज एज वेल। यहाँ पर देखो शेक्सपियर एज लिखा हुआ है ना, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश पर ज़्यादातर काम करने वाला जो शख्स था वो शेक्सपियर था। शेक्सपियर ने इंग्लिश की वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया था। अब ये पैराग्राफ मैंने समराइज़ कर दिया गया। अब इसके नेक्स्ट पर आते हैं। देखो जिस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबे हैं और सूबे के भी मुख्तलिफ़ पार्ट हैं, जैसे कि देखो पाकिस्तान के पंजाब एक अलग सूबा है, सिंध, KPK और बलूचिस्तान। ये 4 सूबे हैं। 4 सूबे में से अगर मैं सिंध को ले लूँ, सिंध में कराची है और हैदराबाद है, बहुत सारे इलाके हैं। तो इंग्लैंड जो कि ब्रिटेन कहा जाता है ना, उसके भी डिफरेंट पार्ट थे। अब ये पार्ट के कुछ नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, जैसे देखो वेल्स, स्कॉटलैंड। अब हर जगह की सिचुएशन अलग थी, हर जगह पे अलग अलग ट्राइब्स मौजूद थी जिन्होंने इंग्लिश पर काम किया। लेकिन सवाल ये है कि एंग्लो सेक्शन तो आए थे ना, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश इंग्लैंड पर जब इन्होंने कब्ज़ा किया था, इससे पहले कौन सी लैंग्वेज मौजूद थी? आपका ये सवाल भी तो होना चाहिए। ओल्ड इंग्लिश तो कोई लेकर आया था, मतलब एंजल और सैक्सन ओल्ड इंग्लिश को लेकर आए थे कहाँ, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ऑलरेडी कौन सी लैंग्वेज थी? तो ऑलरेडी वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज थी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ शायद, जब मैं
लूसी ग्रे या आई गेस सॉलिटरी रिपर आपकी पोम है या नहीं है। लूसी ग्रे तो आपकी पोम है। ये देखो केल्टिक लैंग्वेज को कहते हैं, और जो लैंग्वेज को ये लैंग्वेज को बोलने वाले हैं इसको केल्ट बोलते हैं। अब इंग्लैंड में ओल्ड इंग्लिश से पहले जो ज़बान बोली जाती थी वो है केल्टिक, और उसको बोलने वालों को क्या बोलते हैं, केल्ट बोलते हैं। अब ये लैंग्वेज कैसे ख़त्म हो गई, ये लैंग्वेज में है ना कुछ अल्फाज थे जिसको हम बोल सकते थे, कुछ लैंग्वेज के अल्फाज मौजूद नहीं थे, वो इशारे में बात करते थे। तो जिस लैंग्वेज के अल्फाज नहीं होते ना वो लैंग्वेज खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देखो, आप उर्दू बोलते हो तो आप उर्दू भी अब हम सही तरीके से नहीं बोलते। हमने कभी कुर्सी बोला है, हम हमेशा चेयर बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो हम उर्दू को, अपनी लैंग्वेज को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, डेड कर रहे हैं। तो हमारी लैंग्वेज भी अल्लाह ना करे कि केल्टिक की तरह हो। तो केल्टिक लैंग्वेज का ये था, उसमें अल्फाज की बहुत ज़्यादा कमी थी, और ये लैंग्वेज कब बोली जाती थी, देखो 200 साल पहले कहाँ इंग्लैंड में बोली जाती थी, लेकिन ये लैंग्वेज डेड लैंग्वेज हो गई इसलिए कि उसके अल्फाज मौजूद नहीं थे। इसके बाद देखो ओल्ड इंग्लिश भी जो थी ना वो भी डेड लैंग्वेज हो गई है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, एंग्लो सैक्सन इज़ नाउ ऑफ कोर्स अ डेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज भी ख़त्म हो गई क्योंकि उसके बोलने वाले मौजूद नहीं थे। मिडल इंग्लिश भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, और मॉडर्न इंग्लिश जो कि आज हम बोलते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती, मैं आपको बता दूँ। ये जैसे कि देखो मैं कह रही हूँ केल्ट डेड लैंग्वेज है, एंग्लो सैक्सन डेड लैंग्वेज है, मिडल इंग्लिश डेड लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई, इसके कुछ अल्फाज हम बोलते हैं। अब आपको बड़ी हैरत होगी, मिस ओल्ड इंग्लिश के ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो आज तक हम बोलते हैं। तो अल्फाज हम आज जानेंगे, ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो आज तक हम बोलते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ मैं आपको थोड़ा थोड़ा रीड कर लेती हूँ क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद दिस पैराग्राफ। एंग्लो सैक्सन इज़ नाउ ऑफ कोर्स अ डेड लैंग्वेज बट अ गुड डील ऑफ इट्स वोकैबुलरी हैज़ सर्वाइव। मैंने अभी आपको कहा इसके कुछ वर्ड्स अभी भी सर्वाइव करते हैं। To the present day, most of the very common words in modern English are Anglo-Saxon in origin. Noun like father, देखो father हम बोलते हैं ना, ये father modern English का word नहीं है, this is old English. Mother, food, drink, bed और hunger, प्रीपोजिशन और स्ट्रॉन्ग वर्ब। ये देखो प्रीपोजिशन और कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब भी ऐसे जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल नहीं दी गई है। तो गर्ल्स मैंने आपको बता दिया एंग्लो सैक्सन के ऐसे कौन से वर्ड्स थे जो आज भी हम यूज़ करते हैं। तो ये थे ओल्ड इंग्लिश के सिचुएशन। अब देखते हैं जो मिडल इंग्लिश, जो बीच की इंग्लिश थी ना, मैंने कहा ना फ्रेंच और इंग्लिश का मिक्सचर बन के मिडल इंग्लिश बन गई थी। तो एक्चुअल में हम फ्रेंच को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश में फ्रेंच की वोकैबुलरी है या नहीं है, क्योंकि मिडल इंग्लिश फ्रेंच से मिलके बनी थी। तो हम देखते हैं फ्रेंच इज़ अ लैटिन लैंग्वेज। बस ये भी इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट है, इसको भी मिस नहीं करना। फ्रेंच इज़ अ लैटिन इंग्लिश। ये चैप्टर में क्वेश्चन आंसर तो नहीं आते हैं, लेट मी टेल यू कि इसमें आपके एमसीक्यू ज़रूर आएंगे। सो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर लें। अब फ्रेंच वर्ड्स ऐसे कौन से हैं जो अभी भी मौजूद है, रीड करने जा रही हूँ गर्ल्स। दैट इज़ ओनली वन रीज़न वाई वी हैव so many synonym in pair of word like bad, merry, fat or corpulent, lively or vivacious. Or the first word is from Anglo-Saxon from the second form of Latin. ओके गर्ल्स, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि फ्रेंच से लिए गए हैं। फ्रेंच इज़ एक्चुअली अ लैटिन लैंग्वेज, जिसमें वैट, मेरी, लाइवली, विविशियस, ये सारे वर्ड्स किसके हैं, ये है फ्रेंच इंग्लिश के। अब कोई भी लैंग्वेज है ना एक जगह पे खड़ी नहीं रहती है। मतलब एक जगह पे खड़ी रहने का मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें चेंजेस ना हो। हर लैंग्वेज में वक्त के साथ साथ चेंजेस होती रहती है। तो इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही हुआ, वक्त के साथ साथ उसमें भी चेंजेस होती गई, वक्त के साथ उसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होती गई। तो इस पैराग्राफ में अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको डिस्क्राइब कर लूँ तो इसमें भी यही कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में पहले अल्फाज कम होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी आ गई, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज एक जगह पे नहीं स्टैंड करती है, चेंज होती रहती है। तो अब
पहले के वर्ड्स कैसे थे और आप न्यू वर्जन में वर्ड्स कैसे हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। अच्छा, मेरे पास ये पेज सही तरीके से आया नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना ये आपको नज़र आ जाए। फर्स्ट वर्ड देखो एडमायरल है, अगर आप बुक खोल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एडमायरल कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? फ्रांस से। इंट्रोड्यूस इनटू द इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस, सही कह रही हूँ, फ्रेंच इंग्लिश से लिया गया है। इन 15th सेंचुरी में आया है। और इसकी पुरानी जो स्पेलिंग थी ना वो एडमिरल थी, एडमायरल नहीं थी, एमिरल थी। ओके, ड्राइव फ्रेंच से किया गया है, मैंने पहले ही आपको बताया है। अभी किस लैंग्वेज से एक्चुअली मतलब पुराने किस लैंग्वेज से लिया गया? फ्रेंच से भी वो ओरिजिन नहीं हुआ है। वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एक अरेबिक वर्ड से हुआ है जिसको कहा जाता है आमिरुल भर। ओके गर्ल्स, यहाँ पे देख रहे हैं अमीरुल भर, ऐसा कुछ है। मीनिंग इसकी क्या है? प्रिंस ऑफ द सी। एक्चुअली में ये वर्ड फ्रेंच का भी ओरिजिन नहीं है, ये क्या है? अरेबिक का कंपाउंड वर्ड है और इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? प्रिंस ऑफ द सी। Sometime later, certain misguided English scholar looking at the word assumed that it was corruption of the Latin word admiral, meaning to wonder at. अब जो इंग्लिश वालों ने क्या खुद से मिसगाइडेड हुए और इसका मतलब क्या, इस वर्ड का अलग ही मतलब निकाला। जैसे कि एडमायरल का मतलब है टू वॉन्डर। आगे की तरफ जाते हैं। आगे क्या है, फिर से मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल आई गेस हो रहा होगा आपको। हम इंग्लिश का अभी जो मॉडर्न फॉर्म में जो वर्ड्स मौजूद हैं ना, इसके बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एक वर्ड है एडमायरल। एडमायरल वैसे तो फ्रेंच इंग्लिश का वर्ड है ये, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ से लिया गया है? अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है अमीरुल भर। अमीरुल भर में इसकी मीनिंग क्या थी? प्रिंस ऑफ द सी। लेकिन इंग्लिश के कुछ स्कॉलर ने इसको खुद से मिसगाइड हुए और इसका मतलब क्या निकाला? टू वॉन्डर। दूसरे वर्ड की तरफ आता है यच। यच कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? डच लैंग्वेज से लिया गया है। देखो, यच इज़ अ डच वर्ड। अब इसका ज़रा हम देखते हैं क्या है बैकग्राउंड। विच काउंट फॉर इट्स अनयूजुअल स्पेलिंग द फर्स्ट यच वॉज गिविंग बाय द डच टू द चार्ल्स टू एज ए वेडिंग प्रेजेंट। अब देखो, फर्स्टली जो कि यच है ना, वो किसको दिया गया था? चार्ल्स टू को दिया गया था वेडिंग प्रेजेंट के तौर पर इन 1662। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द यच वर्ड फॉर हंटिंग एंड यच was so named for this speed. As a matter of the fact, many of our neutral words come from the Dutch. Just many of our words connected with the music painting come from the Italian. अच्छा, इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया है कि यच किसको दिया गया था एज अ वेडिंग प्रेजेंट, किसको दिया गया था? चार्ल्स किंग को। किंग चार्ल्स को दिया गया था। कब दिया गया था? 1662 में। और ये एक्चुअली में कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? डच लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। अब ज़रा सैंडविच देखते हैं। सैंडविच को आप देखकर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि सैंडविच का बैकग्राउंड क्या था। देखो, सैंडविच हम क्या होते हैं, जो सैंडविच हम खाते हैं ब्रेकफास्ट में या रिफ़्रेशमेंट के लिए हम रख देते हैं सैंडविच, लेकिन एक्चुअल में सैंडविच क्या था ज़रा देखते हैं। सैंडविच विच इज़ नाउ नो लॉन्गर अ प्योरली इंग्लिश वर्ड बट ऑलमोस्ट इंटरनेशनल, कम फ्रॉम द फोर्ट अर्ल्स ऑफ सैंडविच। ये एक नवाब का नाम था। ओके, एक्चुअल में वो सैंडविच खाना नहीं है, एक नवाब का नाम था। और उस नवाब का नाम, फूड का नाम कैसे हो गया ज़रा आप देखते हैं। डाइड 1792 who invented this particular form of quick meal so that he could go on gambling all through the night without stopping for the dinner. अब देखो, उसको गैम्बलिंग के लिए जाना था, जुए के लिए जाना था, तो वो डिनर का इंतज़ार नहीं कर सकता था, तो उसने खुद ये फूड इन्वेंट किया कि जल्दी जल्दी मैं खा लूँ और अपने हॉबी की तरफ जाऊँ, जो कि इसकी गैम्बलिंग थी। तो ये जो सैंडविच का वर्ड है ना, ये सैंडविच एक नवाब था, खुद ही ने इन्वेंट किया था। अब टेलीविज़न की तरफ जाते हैं। टेलीविज़न वाला आ चुका है आपका, MCQs के तौर पे भी आया है और आई थिंक क्वेश्चन में भी आया। टेलीविज़न इज़ अ टिपिकली मैनी न्यू साइंटिफिक वर्ड विच आर डेलिबरेटली इन्वेंटेड फ्रॉम द ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। इन दिस केस प्रीफिक्स, अब देखो प्रीफिक्स आपको पता ही होगा जो पहले आता है। प्रीफिक्स जैसे कि इम
पॉसिबल। पॉसिबल एक पूरा वर्ड है जिसके आगे आप इम लगा देते हैं जो कि प्रीफिक्स होता है। जो आप वर्ड से पहले लगाते हो प्रीफिक्स कहलाता है, और जो आप वर्ड के बाद लगाते हो वो सफिक्स कहलाता है। अब देखिए टेली इज़ अ प्रीफिक्स। टेली किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और इस प्रीफिक्स का मतलब ये है फॉर। फॉर का मतलब है दूर। अब देखते हैं द रूट वर्ड। जो रूट वर्ड है वो है विजन। विजन से पहले जो हमने टेली लगा है वो है प्रीफिक्स। इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग टू सी। ये आपको मीनिंग याद रखनी है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में आया था या तो एमसीक्यूज़ में आया था, आई डू नॉट रिमेंबर, लेकिन इसमें बाकायदा मीनिंग पूछी गई थी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेली? टेली मीनिंग फॉर। फॉर का मतलब है दूर। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजन? विजन का मतलब है टू सी। ओके, सो this was English language chapter. I hope so you have understood all this concept. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.